नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे स्टोरी पॉडकास्ट में। चलिए शुरू करते हैं कहानी गोदान, भाग 9। लेखक मुंशी प्रेमचंद। यह अभिनय जब समाप्त हुआ तो उधर रंगशाला में धनुष यज्ञ समाप्त हो चुका था और सामाजिक प्रसंग की तैयारी हो रही थी। मगर इन सज्जनों को उससे विशेष दिलचस्पी न थी। केवल मिस्टर मेहता देखने गए और आदि से अंत तक जमे रहे। उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। बीच बीच में तालियां बजाते थे और फिर करो का आग्रह करके अभिनेताओं को प्रोत्साहन भी देते जाते थे। तैयार राय साहब ने इस प्रसंग में एक मुकदमेबाज देहाती जमींदार का खाका उड़ाया था। कहने को तो प्रसन्न था, मगर करुणा से भरा हुआ। नायक का बात बात में कानून की धाराओं का उल्लेख करना, पत्नी पर केवल इसलिए मुकदमा दायर कर देना कि उसने भोजन तैयार करने में जरा सी देर कर दी, फिर वकीलों के नखरे और देहाती गवाहों की चालाकियां और झांसे, पहले गवाही के लिए चटपट हो जाना, मगर इजलास पर तलबी के समय खूब मनमाना कराना और नाना प्रकार की फरमाइशें करके उल्लू बनाना, ये सभी दृश्य देखकर लोग हंसी के मारे लोटे जाते थे। सबसे सुंदर वह दृश्य था जिसमें वकील गवाहों को उनके बयान रटा रहा था। गवाहों का बार बार भूले करना, वकील का बिगड़ना, फिर नायक का देहाती बोली में गवाहों को समझाना और अंत में इजलास पर गवाहों का बदल जाना ऐसा सजीव और सत्य था कि मिस्टर मेहता उछल पड़े और तमाशा समाप्त होने पर नायक को गले लगा लिया और सभी नटों को एक एक मेडल देने की घोषणा की। राय साहब के प्रति उनके मन में श्रद्धा के भाव जाग उठे। राय साहब स्टेज के पीछे ड्रामे का संचालन कर रहे थे। मेहता दौड़कर उनके गले लिपट गए और मुग्ध होकर बोले, आपकी दृष्टि इतनी पैनी है इसका मुझे अनुमान न था। दूसरे दिन जलपान के बाद शिकार का प्रोग्राम था। वहीं किसी नदी के तट पर बाग में भोजन बने, खूब जल क्रीड़ा की जाए और शाम को लोग घर आयों, देहाती जीवन का आनंद उठाया जाए। जिन मेहमानों को विशेष काम था वो तो विदा हो गए। केवल वे लोग बचे रहे जिनकी राय साहब से घनिष्ठता थी। मिसेस खन्ना के सिर में दर्द था, न जा सकीं, और संपादक जी इस मंडली से जले हुए थे और इनके विरुद्ध एक लेखमाला निकालकर इनकी खबर लेने के विचार में मग्न थे। सबके सब छटे हुए गुंडे हैं, राम के पैसे उड़ाते हैं और मूछों पर ताव देते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है इन्हें क्या खबर, इनके पड़ोस में कौन मर रहा है इन्हें क्या परवाह। इन्हें तो अपने भोग विलास से काम है। यह मेहता जो फिलॉसफर बना फिरता है, उसे यही धुन है कि जीवन को संपूर्ण बनाओ। महीने में 1000 मार लेते हो तुम्हें अख्तियार है, जीवन को संपूर्ण बनाओ या परिपूर्ण बनाओ। जिसको यह फिक्र दबाए डालती है कि लड़कों का ब्याह कैसे हो, या बीमार स्त्री के लिए वैद्य कैसे आए, या अब की घर का किराया किसके घर से आएगा, वो अपना जीवन कैसे संपूर्ण बनाए। छूटे सांड बने दूसरों के खेत में मुंह मारते फिरते हो और समझते हो संसार में सब सुखी हैं। तुम्हारी आंखें तब खुलेंगी जब क्रांति होगी और तुमसे कहा जाएगा, बच्चा खेत में चलकर लऊ जोतो। तब देखें तुम्हारा जीवन कैसे संपूर्ण होता है। और वो जो है मालती, जो 72 घाटों का पानी पीकर भी मिस बनी फिरती है, शादी नहीं करेगी, इससे जीवन बंधन में पड़ जाता है और बंधन में जीवन का पूरा विकास नहीं होता। बस जीवन का पूरा विकास इसी में है कि दुनिया को लूटे जाओ और निर्द्वंद विलास किए जाओ। सारे बंधन तोड़ दो, धर्म और समाज को गोली मारो, जीवन के कर्तव्यों को पास न फटक में दो, बस तुम्हारा जीवन संपूर्ण हो गया। इससे ज्यादा आसान और क्या होगा। माँ बाप से नहीं पटती, उन्हें हटा बताओ, शादी मत करो, ये बंधन है। बच्चे होंगे या मोहपाश है, मगर टैक्स क्यों देते हो, कानून भी तो बंधन है, उसे क्यों नहीं तोड़ते, उससे क्यों कन्नी काटते हो। जानते हो ना कि कानून की जरा भी अवज्ञा की और बेरियां पड़ जाएंगी। बस वही बंधन तोड़ो जिसमें अपनी भोग लिप्सा में बाधा न पड़ती हो। रस्सी को सांप बनाकर पीटो और 30 मार खान बनो। जीते सांप के पास जाओ ही क्यों, वो छूकार मारेगा तो लहरें आने लगेंगी। उसे आते देखो तो दुम दबाकर भागो। ये तुम्हारा संपूर्ण जीवन है। 8 बजे शिकार पार्टी चली। खन्ना ने कभी शिकार न खेला था, बंदूक की आवाज से कांपते थे, लेकिन मिस मालती जा रही थीं, वो कैसे रुक सकते थे। मिस्टर तंखा को अभी तक इलेक्शन के विषय में बातचीत करने का अवसर न मिला था, शायद वहां वो अवसर मिल जाए। राय साहब अपने इस इलाके में बहुत दिनों से नहीं गए थे, वहां का रंग ढंग देखना चाहते थे। कभी कभी इलाके में आने जाने से आदमियों से एक संबंध भी हो जाता है और रौब भी रहता है। कारकुन और प्यादे भी सचेत रहते हैं। मिर्जा खुशेद को जीवन के नए अनुभव प्राप्त करने का शौक था, विशेषकर ऐसे जिनमें कुछ साहस दिखाना पड़े। मिस मालती अकेले कैसे रहती, उन्हें तो रसिकों का जमघट चाहिए। केवल मिस्टर मेहता शिकार खेलने के सच्चे उत्साह से जा रहे थे। राय साहब की इच्छा तो थी कि भोजन की सामग्री, रसोइया, कम्हार, खिदमतगार सब साथ चलें, लेकिन मिस्टर मेहता ने उसका विरोध किया। खन्ना ने कहा, आखिर वहां भोजन करेंगे या भूखों मरेंगे। मेहता ने जवाब दिया, भोजन क्यों न करेंगे,
लेकिन आज हम लोग खुद अपना सारा काम करेंगे। देखना तो चाहिए कि नौकरों के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं या नहीं। मालती पकाएंगी और हम लोग खाएंगे। देहातों में हांडिया और पत्तल मिल ही जाते हैं और ईंधन की कोई कमी नहीं। शिकार हम करेंगे ही। मालती ने ढातला किया। क्षमा कीजिए, आपने रात मेरी कलाई कितने जोर से पकड़ी कि अभी तक दर्द हो रहा है। काम तो मैं लोग करेंगे, आप केवल बताती जाइएगा। समरजा खुर्शीद बोले। अजी आप लोग तमाशा देखते रहिएगा, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। बात ही कौन सी है। जंगल में बावर्ची और बर्तन ढूंढना हिमाकत है। हिरन का शिकार कीजिए, भूनिए, खाइए और वहीं दरख्त के साए में खराटे लीजिए। यही प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 2 मोटरें चली। एक में समरजा मालती ड्राइव कर रही थीं, दूसरी खुद राय साहब। कोई 20-25 मील पर पहाड़ी प्रांत शुरू हो गया। दोनों तरफ ऊंची पर्वतमाला दौड़ी चली आ रही थी। सड़क भी पेंचदार होती जाती थी। कुछ दूर की चढ़ाई के बाद एकाएक ढाल आ गया और मोटर नीचे की ओर चली। दूर से नदी का पाट नजर आया, किसी रोगी की भांति दुबला, निस्पंद। कगार पर एक घने वटवृक्ष की छांव में कारें रोक दी गईं और लोग उतरे। ये सलाह हुई कि 2-2 की टोली बने और शिकार खेलकर 12 बजे तक यहां आ जाएं। समरजा मालती मेहता के साथ चलने को तैयार हो गई। खन्ना मन में ऐंठ कर रह गए। जिस विचार से आए थे उसमें जैसे पंक्चर हो गया। अगर जानते मालती दगा देगी तो घर लौट जाते। लेकिन राय साहब का साथ उतना रोचक न होते हुए भी बुरा न था। उनसे बहुत सी मामले की बात करनी थी। खुर्शीद और तंखा बच रहे। उनकी टोली बनी बनाई थी। तीनों टोलियां एक एक तरफ चल दीं। कुछ दूर तक पथरीली पगडंडी पर मेहता के साथ चलने के बाद मालती ने कहा, तुम तो चले ही जाते हो, जरा दम ले लेने दो। मेहता मुस्कुराए। अभी तो आप 1 मील भी नहीं आए, अभी से थक गईं। थकी नहीं, लेकिन क्यों न जरा दम ले लो। जब तक कोई शिकार हाथ ना आ जाए मुझे आराम करने का अधिकार नहीं। मैं शिकार खेलने नहीं आई थी। मेहता ने अनजान बनकर कहा। अच्छा, ये मैं न जानता था। फिर क्या करने आई थी? अब तुमसे क्या बताऊं। हिरणों का एक झुंड चरता हुआ नजर आया। दोनों एक चट्टान की आड़ में छिप गए और निशाना बांधकर गोली चलाई। निशाना खाली गया। झुंड भाग निकला। मालती ने पूछा, अब? कुछ नहीं, चलो फिर कोई शिकार मिलेगा। दोनों कुछ देर तक चुपचाप चलते रहे। फिर मालती ने जरा रुककर कहा, गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा है, आओ इस वृक्ष के नीचे बैठ जाएं। अभी नहीं, तुम बैठना चाहती हो तो बैठो, मैं तो नहीं बैठता। बड़े निर्दयी हो तुम, सच कहती हूं। जब तक कोई शिकार न मिल जाए मैं बैठ नहीं सकता। तब तो तुम मुझे मार ही डालोगे। अच्छा बताओ, रात तुमने मुझे इतना क्यों सताया? मुझे तुम्हारे ऊपर बड़ा क्रोध आ रहा था। याद है तुमने मुझे क्या कहा था? तुम मारे साथ चल लेगा दिलदार। मैं न जानती थी तुम इतने शरीर हो। अच्छा सच कहना, तुम उस वक्त मुझे अपने साथ ले जाते? मेहता ने कोई जवाब न दिया, मानो सुना ही नहीं। दोनों कुछ दूर चलते रहे। एक तो जेठ की धूप, दूसरे पथरीला रास्ता। मालती थककर बैठ गई। मेहता खड़े खड़े बोले, अच्छी बात है, तुम आराम कर लो, मैं यहीं आ जाऊंगा। मुझे अकेले छोड़कर चले जाओगे? मैं जानता हूं तुम अपनी रक्षा कर सकती हो। कैसे जानते हो? नए युग की देवियों की यही सिफत है। वो मदद का आश्रय नहीं चाहती, उससे कंधा मिलाकर चलना चाहती हैं। मालती ने झेपते हुए कहा, तुम कोरे फिलासफर हो मेहता, सच। सामने वृक्ष पर एक मोर बैठा हुआ था। मेहता ने निशाना साधा और बंदूक चलाई। मोर उड़ गया। मालती प्रसन्न होकर बोली, बहुत अच्छा हुआ, मेरा शाप पड़ा। मेहता ने बंदूक कंधे पर रखकर कहा, तुमने मुझे नहीं, अपने आप को शाप दिया। शिकार मिल जाता तो मैं तुम्हें 10 मिनट की मोहलत देता। अब तो तुमको फौरन चलना पड़ेगा। मालती उठकर मेहता का हाथ पकड़ती हुई बोली, फिलासफरों के शायद हृदय नहीं होता। तुमने अच्छा किया विवाह नहीं किया, उस गरीब को मार ही डालते। मगर मैं यूं न छोड़ूंगी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मेहता ने एक झटके से हाथ छुड़ा लिया और आगे बढ़े। मालती जलनेत्र होकर बोली, मैं कहती हूं मत जाओ, नहीं मैं इसी चट्टान पर सिर पटक दूंगी। मेहता ने तेजी से कदम बढ़ाए। मालती उन्हें देखती रही। जब वो 20 कदम निकल गए तो झुंझलाकर उठी और उनके पीछे दौड़ी। अकेले विश्राम करने में कोई आनंद न था। समीप आकर बोली, मैं तुम्हें इतना पशु न समझती थी। मैं जो शिकार मारूंगा उसकी खाल तुम्हें भेंट करूंगा। खाल जाए भाड़ में, मैं अब तुमसे बात न करूंगी। कहीं हम लोगों के हाथ कुछ न लगा और दूसरों ने अच्छे शिकार मारे तो मुझे बड़ी झेप होगी। एक चौड़ा नाला मुंह फैलाए बीच में खड़ा था। बीच की चट्टानें उसके दांतों से लगती थीं। धारा में इतना वेग था कि लहरें उछली पड़ती थीं। सूर्य मध्याह्न पर आ पहुंचा था और उसकी प्यासी किरणें जल में क्रीड़ा कर रही थीं। मालती ने प्रसन्न होकर कहा, अब तो लौटना पड़ा। क्यों, उस पार चलेंगे, यहीं तो शिकार मिलेंगे। धारा में कितना वेग है, मैं तो बह जाऊंगी। अच्छी बात है, तुम यहीं बैठो, मैं जाता हूं। हाँ, आप जाइए। हदन हदन भर धूप और पानी में खड़े रहते हैं, तुम थोड़े ही रह सकते हो।
लड़की कितनी समझदार है और बिल्कुल गंवार। तुम खाल लेकर क्या करेगी? हमारे दादा बाजार में बेचते हैं, यही तो हमारा कान है। लेकिन दोपहरी यहाँ काटे हैं तो तुम खिलाओगी क्या? युवती ने लजाते हुए कहा, तुम्हारे खाने लायक हमारे घर में क्या है? मक्के की रोटियां खाओ जो धरी हैं, चिड़िए का सालन पका दूंगी, तुम बताते जाना जैसे बनाना हो। थोड़ा सा दूध भी है। मारी गैया को एक बार तेंदुए ने घेरा था, उसे सींगों से भगाकर भाग आई, तब से तेंदुआ उससे डरता है। लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ एक औरत भी है। तुम्हारी घरवाली होगी? नहीं, घरवाली तो अभी नहीं है, जान पहचान की है। तो मैं दौड़कर उनको बुला लाती हूँ, तुम चलकर छांव में बैठो। नहीं नहीं, मैं बुला लाता हूँ। तुम थक गए होगे, शहर का राह है या जंगल में कांटे आते होंगे। हम तो जंगली आदमी हैं, किनारे ही तो खड़ी होंगी। जब तक मेता कुछ बोलें, वह वाह हो गई। मेता ऊपर चढ़कर पीपल की छां में बैठे। इस स्वच्छंद जीवन से उनके मन में अनुराग उत्पन्न हुआ। सामने की पर्वतमाला दर्शन तत्व की भांति अगम्य और अत्यंत फैली हुई, मानो आत्मा उस ज्ञान को, उस प्रकाश को, उस अगम्यता को उसके प्रत्यक्ष विराट रूप में देख रही हो। दूर के एक बहुत ऊंचे शिखर पर एक छोटा सा मंदिर था, जो उस अगम्यता में बुद्धि की भांति ऊंचा पर खोया हुआ सा खड़ा था, मानो वहां तक पर मारकर पक्षी विश्राम लेना चाहता है और कहीं स्थान नहीं पाता। मेता इन्हीं विचारों में डूबे हुए थे कि युवती समस्त मालती को साथ लिए आ पहुंची। एक वन पुष्प की भांति धूप में खिली हुई, दूसरी गमले के फूल की भांति धूप में मुरझाई और निर्जीव। मालती ने बेहदली के साथ कहा, पीपल की छां बहुत अच्छी लग रही है क्या? और यहाँ भूख के मारे प्राण निकले जा रहे हैं। युवती दो बड़े बड़े मटके उठा लाई और बोली, तुम जब तक यहीं बैठो, मैं अभी दौड़कर पानी लाती हूँ, फिर चूल्हा जरा दूंगी। और मेरे हाथ का खाओ तो मैं एक क्षण में बोटियां सेंक दूंगी। नहीं, अपने आप सेंक लेना। हाँ, गेहूं का आटा मेरे घर में नहीं है और यहाँ कहीं कोई दुकान भी नहीं है कि ला दूं। मालती को मेता पर क्रोध आ रहा था। बोली, तुम यहाँ क्यों आकर पड़ रहे? मेता ने चढ़ाते हुए कहा, एक दिन जरा इस जीवन का आनंद भी तो उठाओ। देखो मक्के की रोटियों में कितना स्वाद है। मुझसे मक्के की रोटियां खाई ही न जाएंगी, और किसी तरह निगल भी जाऊं तो जमेंगी नहीं। तुम्हारे साथ आकर मैं बहुत पछता रही हूं। रास्ते भर दौड़ा के मार डाला और अब यहां लाकर पटक दिया। मेता ने कपड़े उतार दिए थे और केवल एक नीला जांघिया पहने बैठे हुए थे। युवती को मटके ले जाते देखा तो उसके हाथ से मटके छीन लिए और कुएं पर पानी भरने चले। दर्शन के गहरे अध्ययन में भी उन्होंने अपने स्वास्थ्य की रक्षा की थी, और दोनों मटके लेकर चलते हुए उनकी मांसल भुजाएं और चौड़ी छाती और मछलीदार जांघें किसी यूनानी प्रतिमा के सुगठित अंगों की भांति उनके पुरुषार्थ का परिचय दे रही थीं। युवती उन्हें पानी खींचते हुए अनुराग भरी आंखों से देख रही थी। वह अब उसकी दया के पात्र नहीं, श्रद्धा के पात्र हो गए थे। कुआं बहुत गहरा था, कोई 60 हाथ, मटके भारी थे, और मेता कसरत का अभ्यास करते रहने पर भी एक मटका खींचते खींचते शिथिल हो गए। युवती ने दौड़कर उनके हाथ से रस्सी छीन ली और बोली, तुमसे ना खींचेगा, तुम जाकर खाट पर बैठो, मैं खींच लेती हूँ। मेता अपने पुरुषत्व का यह अपमान ना सह सके। रस्सी उसके हाथ से खिर ले ली और जोर मारकर एक क्षण में दूसरा मटका भी खींच लिया, और दोनों हाथों में दोनों मटके लिए आकर झोपड़ी के द्वार पर खड़े हो गए। युवती ने चटपट आग जलाई, लाल सर के पंख झुलस डाले, छुरे से उसकी बोटियां बनाईं और चूल्हे में आग जलाकर मांस चढ़ा दिया, और चूल्हे के दूसरे ऐले पर कढ़ाई में दूध उबालने लगी। और मालती भौएं चढ़ाए खाट पर खिन्न मन पड़ी इस दृश्य को देख रही थी, मानो उसके ऑपरेशन की तैयारी हो रही हो। मेता झोपड़ी के द्वार पर खड़े होकर युवती के गृह कौशल को अनुरक्त नेत्रों से देखते हुए बोले, मुझे भी तो कोई काम बताओ, मैं क्या करूं? युवती ने मीठी झिड़की के साथ कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, जाकर बाई के पास बैठो, बेचारी बहुत भूखी है। दूध गर्म हुआ जाता है, उसे पिला देना। उसने एक घड़े से आटा निकाला और गूंथने लगी। मेता उसके अंगों का विलास देखते रहे। युवती भी रह रहकर उन्हें कनखियों से देखकर अपना काम करने लगती थी। मालती ने पुकारा, तुम वहां क्या खड़े हो? मेरे सिर में जोर का दर्द हो रहा है, आधा सिर ऐसा फटा पड़ता है जैसे गिर जाएगा। मेता ने आकर कहा, मालूम होता है धूप लग गई है। मैं क्या जानती थी तुम मुझे मार डालने के लिए यहाँ ला रहे हो? तुम्हारे साथ कोई दवा भी तो नहीं है? क्या मैं किसी मरीज को देखने आ रही थी जो दवा लेकर चलती? मेरा एक दवाओं का बक्सा है, वह सेमरी में है। उफ, सिर फटा जाता है। मेता ने उसके सिर की ओर जमीन पर बैठकर धीरे धीरे उसका सिर सहलाना शुरू किया। मालकी ने आंखें बंद कर लीं। युवती हाथों में आटा भरे, सिर के बाल बिखेरे, आंखें धुएं से लाल और सजल, सारी देह पसीने में तर, जिससे उसका उभरा हुआ वक्ष साफ झलक रहा था, आकर खड़ी हो गई और मालती को आंखें बंद किए पड़ी देखकर बोली, बाई को क्या हो गया है?
मेता बोले, सिर में बड़ा दर्द है। पूरे सिर में है कि आधे में? आधे में बताती हैं। दाईं ओर है कि बाईं ओर? बाईं ओर। मैं अभी दौड़कर एक दवा लाती हूँ, घस कर लगाते ही अच्छा हो जाएगा। तुम इस धूप में कहाँ जाओगी? युवती ने सुना ही नहीं, वेग से एक ओर जाकर पहाड़ियों में छिप गई। कोई आधा घंटे बाद मेता ने उसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते देखा। दूर से बिल्कुल गुड़िया सी लग रही थी।